हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे हो। आपने फाइनेंशियल मार्केट के कंसेप्ट के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो आई है वो मैं मानता हूं कि आपने देख ली, क्योंकि हमारे जो कंसेप्ट है एज पर सीबीएसई वो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम केस स्टडी करने जा रहे हैं आज की क्लास में। ये केस स्टडी हमारी टोटली उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस है जो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस क्लास को लगाने से पहले आप उन क्लास के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, जिससे आपके ये क्लास में केस स्टडी है, जितने भी केस स्टडी 12 केस स्टडी करेंगे हम आज की क्लास में, ये आपकी अच्छे से हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है, टॉपिक के रिगार्डिंग। तो ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, केस स्टडी नंबर 1 से। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर टू अप्रोच द स्टॉक एक्सचेंज और कंसल्ट फॉर ए न्यू पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर। मीन्स आपको इसमें ऑप्शन बताना है कि स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करें या न्यू पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर को अप्रोच करें। क्योंकि आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज कौन सा मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट होता है, आपने पढ़ा था, क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में डील की जाती है, और न्यू इश्यू मीन्स प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इश्यू होगा इस क्वेश्चन में जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही होगी, एंड भाई आपको रीजन बताना है कि क्यों करें। Also advise them about different method which the company may adopt for the new public issue of share। न्यू पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर के आपको डिफरेंट मेथड बताने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपके सामने। अब पढ़िए क्वेश्चन को। द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी मिस्टर इंजवांग वांट टू मॉडर्नाइज इट्स प्लांट एंड मशीनरी बाय मेकिंग ए पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। दे विश टू अप्रोच द स्टॉक एक्सचेंज while the finance manager prefer to approach a consult for the new public issue of share। एडवाइस द डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि हम पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर करें या स्टॉक एक्सचेंज को प्रेफर करें। सिंपल सी बात है, जब कंपनी अपने प्लांट को मॉडर्नाइजेशन करनी है, मीन्स उसको पहली बार पैसा चाहिए। या आप देखिए ये प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट है, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी शेयर इशू करेगी। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कौन सा मार्केट होता है, हमने पढ़ा था कि जब कंपनी इन्वेस्टर को शेयर इशू करती है तो ये कौन सा मार्केट होता है, ये होता है प्राइमरी मार्केट। और जब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन होती है वो होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो अब बताओ इस केस में स्टॉक एक्सचेंज को रेफर करें या पब्लिक इशू को रेफर करें। सेकेंडरी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे क्या हो पाएगा, प्राइमरी, ठीक है। तो एक तो आपको पहले क्वेश्चन के आंसर में ये लिखना है कि कंपनी गो फॉर न्यू पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि डिफरेंट मेथड बताइए। तो हमने प्राइमरी मार्केट के कुछ मेथड कर रखे हैं, वो आप इसके मेथड लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपने इसके प्राइमरी मार्केट के रिगार्डिंग 5 मेथड पढ़े थे, वो 5 मेथड आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ऑफर फॉर सेल। तो इस हिसाब से आपने 5 मेथड पढ़े हैं, उन्हीं मेथड को आप फॉलो कर लीजिएगा, ओके, जो प्राइमरी इश्यू के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो इसके लिए हमने हमारी क्लास में इस कंसेप्ट को डाला हुआ है कि फ्लोटेशन मेथड। तो आप इन प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट के जो भी 5 मेथड है आप उनको यहाँ पे ब्रीफली बता दीजिए। तो इस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले क्या पूछा है, मेंशन 1 मैंडेटरी डिटेल्स विच सी विल हैव टू प्रोवाइड विद ब्रोकर। देखिए पहले केस पढ़िए क्या है। दिव्या's फादर हैज गिफ्टेड हर शेयर ऑफ ए लार्ज सीमेंट कंपनी, ठीक है। दिव्या के फादर ने लार्ज सीमेंट कंपनी के शेयर उसको दिए, विद विच ही हैड बीन वर्किंग।
द सिक्योरिटीज वर इन फिजिकल फॉर्म, ध्यान से देखिए सिक्योरिटी किस फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में। शी ऑलरेडी हैज बैंक अकाउंट, उसके पास बैंक अकाउंट है, बट डज नॉट पोजेस एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, और उसके पास कोई सिक्योरिटीज नहीं है। शी विश टू सेल द शेयर, वो शेयर को बेचना चाहती है, एंड अप्रोच ए रजिस्टर्ड ब्रोकर फॉर द पर्पज, और रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाती है और उसको बेचने के लिए बोलती है। तो अब बताइए क्या वो उसको बेच पाएगी? देखो वो नहीं बेच पाएगी, उसके लिए उसको पैन नंबर जरूरी होता है, क्योंकि पैन नंबर में उसका पूरा डिटेल्स रहता है कि शेयर कब मिले, उसके टैक्स पर्पज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट उसके लिए जरूरी है, तो इसका आंसर है पैन का। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, या डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लगा तो मैंने आपको करवाने का सोचा। ओके, नाउ केस स्टडी नंबर 3। एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, नेम एंड एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग दैट द कंपनी कैन यूज द रिजॉल्व द क्राइसिस। तो इस जो क्राइसिस ऊपर आ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए कंपनी को कहाँ से पैसा उधार लेना चाहिए, आपको अल्टरनेटिव बताना है। तो अब हम देखते हैं किस तरह का क्राइसिस आ रहा है कंपनी में। तौकीर लिमिटेड इज ए लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनी, जहां भी लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनी आ जाए उसको अंडरलाइन कर लो, कोई ना कोई हिंट जरूर निकलेगा। ऑपरेटिंग इन द कश्मीर वैली, इट इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डीलिंग इन एक्सक्लूसिव एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स। द फ्लड इन द वैली हैव क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, फ्लड आ गया वैली में, एंड हैव क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। Many craftsmen and workers have been dislocated and raw material has been destroyed. ठीक है, the firm is therefore unable to get an uninterrupted supply of raw materials, and the duration of the production cycle has also increased. ठीक है, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन साइकिल था, जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन टाइम था, वो क्या हो गया, बढ़ गया। To add to the problems of the organization, एक और प्रॉब्लम आ गई। The supplier of raw material who were earlier selling on credit, जो पहले उधार बेच रहे थे माल, are asking the company for advance payment और कैश पेमेंट ऑन द डिलीवरी। उन्होंने कहा कि अब हम पैसे कैश में लेंगे या हम एडवांस लेंगे। The company is facing a liquidity crisis। ठीक है, कंपनी के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। The CEO of company feels that टेकिंग ए बैंक लोन इज द ओनली ऑप्शन। उसका जो सीईओ बोलता है कि सिर्फ बैंक लोन एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इस क्राइसिस से रिजॉल्व कर सकते हैं। टू मीट इज शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश, तो उसके पास शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश है, ध्यान से देखिएगा। एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, नेम एंड एक्सप्लेन, आपको बताना है कि जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म क्राइसिस है उसको रिजॉल्व कर सके। तो सबसे पहले आपने एक अंडरलाइन किया था ऊपर क्रेडिट वर्थी कंपनी, मीन्स ये कंपनी क्या है, क्रेडिट वर्थी कंपनी। और क्रेडिट वर्थी कंपनी किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी को। क्रेडिट वर्थी जिसको पैसा आराम से उधार मिल जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिट वर्थी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनी का नाम सुनते ही और शॉर्ट टर्म का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक नाम आना चाहिए, कमर्शियल पेपर। ठीक है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। सेम केस स्टडी मैंने पिछले 10 साल के पेपर पढ़े हैं, मेन एग्जाम्स और कंपार्टमेंट एग्जाम्स, मीन्स 20 पेपर्स में से 15 to 16 पेपर में ये केस स्टडी आई है 5 to 6 मार्क्स की। किसी में 4 मार्क्स की आई है तो किसी में 6 मार्क्स की आई है कमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग। मीन्स ऐसा कोई भी पेपर नहीं गया 20 में से 20 पेपर में से कहीं न कहीं कमर्शियल पेपर का रोल जरूर है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वो बड़ा क्वेश्चन है, कहीं न कहीं कमर्शियल पेपर जरूर है। तो कमर्शियल पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से करके जाइए। ठीक है, और उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, एक्सप्लेन कर दोगे कमर्शियल पेपर का। मैं बताता हूँ, कमर्शियल पेपर क्रेडिट वर्थी कंपनी करती है, अनस्कोर्ड होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 15 दिन से लेकर 1 साल तक होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से
ये कितने के राउंड ऑफ में होता है, तो वो सारी बातें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नाउ केस स्टडी नंबर 4। पहले देखिए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे इसमें। नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स द कंपनी कैन यूज फॉर द अबव पर्पज। व्हाट इज द ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन बताना है और उसका अदर पर्पज बताना उस इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, शुभम स्टील लिमिटेड इज ए लार्ज एंड क्रेडिट वर्थी कंपनी। देखो क्रेडिट वर्थी आ गई, मीन्स ब्लू चिप कंपनी आ गई। ठीक है, ये भी एक सेम ईयर का क्वेश्चन नहीं है, तो अलग ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आप इसमें देखिए यहाँ किस चीज के लिए पैसा चाहिए, क्वेश्चन पढ़िएगा। शुभम स्टील लिमिटेड इज ए लार्ज एंड क्रेडिट वर्थी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टील फॉर द इंडियन मार्केट। इट नाउ वांट टू get the Asian market and decide to invest in new high-tech machines. Since the investment in large, it require long-term finance. It decide to raise fund by issue of equity share. ठीक है, the issue of equity share involve hug flotation cost. अब flotation cost की बात आ गई। To meet the expenses of flotation cost, the company decide to tap the money market. Money market आ गई, और जहाँ money market और ब्लू चिप कंपनी दोनों बातें हो जाती है, इट मींस वहां पे क्या बन जाएगा आपका कमर्शियल पेपर बन जाएगा। अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट, पक्का क्वेश्चन में आने वाला है, वेट कर रहा है तुम्हारे 4 या 6 नंबर, बस लिखिए ना आंख बंद करके। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए आ जाए, मनी मार्केट आ जाए, एक ही बात होती है, और क्रेडिट वर्थी आ जाए, कमर्शियल पेपर मिलेगा वहां पे 99%। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, नेम बताना आपको और उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन अभी हमने किया था। दूसरा बताना उसका ड्यूरेशन कितना होता है, ड्यूरेशन होता है 15 to 1 ईयर। और उसका अदर पर्पज बताइए, इंस्ट्रूमेंट्स का अदर क्या पर्पज होता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, कुछ मर्जी लिख दो, और सीजनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक लिख दो आप। ठीक है ना, कि किस पर्पज के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाएगा, तो आप बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 5 देखिए, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस मेंशन अबव। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस। क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए, तो देखते हैं क्या है। द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, जो पहले जो सिस्टम चलता था वो अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। दिस इज मेनली डन ऑन एलिमिनेट प्रॉब्लम लाइक थेफ्ट। ये किस लिए किया गया, चोरी ना हो, फेक ना हो, ट्रांसफर डिले ना हो, एंड पेपर वर्क एसोसिएट विद शेयर सर्टिफिकेट और डिवेंचर इन फिजिकल फॉर्म्स। तो इन सब को रोकने के लिए हमने क्या किया, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाए। दिस इज ए प्रोसेस वेयर सिक्योरिटी हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन द फिजिकल फॉर्म आर कैंसल। अब इसमें क्या आ गया, इस प्रोसेस में उसका जो फिजिकल फॉर्म वाला था उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर दिया गया। ध्यान से पढ़िए, इसको एक नया क्वेश्चन बन के आएगा। एंड इन्वेस्टर इज गिवन ए इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, और उसको एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री दे दी, में से एक नंबर दे दिया। ठीक है ना, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी लिख सकते हो, और यह नंबर लिखा भी आगे, सो दैट ही कैन होल्ड इट एज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट। मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, ये डीमैट अकाउंट की बात कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट के अंदर सिक्योरिटी ऑनलाइन फॉर्म में होती है ना, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। लेकिन उसने पूछा प्रोसेस बताओ, तो डीमैट अकाउंट की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए उसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो हम लिखते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। ठीक है ना, what is the most important requirement for the process identified in the
ए स्टेट आपको बताना है। तो आपको याद होगा कि हमने एक ट्रेडिंग प्रोसीजर वाली क्लास लगाई थी जिसमें हमने कहा था कि आप जब डीमैट अकाउंट ओपन कराओगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी जरूरी है। आपके पास एक तो डीमैट अकाउंट ओपन होना जरूरी है और दूसरा आपके पास एक बैंक अकाउंट ओपन होना जरूरी है कैश ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए दो रिक्वायरमेंट है। तो एक रिक्वायरमेंट तो ये हो गया डीमैट अकाउंट, क्योंकि डीमैट अकाउंट होएगा तभी वो डीमेटलाइजेशन करेगा ना। डीमेटलाइजेशन मीन्स होता है उसको डिपॉजिट कराना। एंट्री नंबर तभी देगा जब आपके पास डीमैट अकाउंट होगा, ठीक है। डीमेटलाइजेशन प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब डीमैट अकाउंट होगा, क्योंकि डीमेटलाइजेशन में हम क्या करते हैं, फिजिकल फॉर्म को कैंसिल करते हैं और इन्वेस्टर का जो सिक्योरिटी है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे, डीमैट अकाउंट में। तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो डीमैट अकाउंट की और दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए फॉर कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आराम से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 6। नेम द टर्म यूज फॉर ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिस डन बाय डायरेक्टर। वो कौन सी मेल प्रैक्टिस यूज कर रहा है आपको वो बताना है। आइडेंटिफाई एनी ट्रू वैल्यू दैट द कंपनी शुड हैव एडेड टू इन ऑर्डर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये आपको बताना क्वेश्चन देखिए। उर्वी लिमिटेड ए वेल नोन रियल एस्टेट कंपनी हैज मैनेज्ड टू कन्वे for itself in the sector. Recently, it was revealed that the director of the company have used price-sensitive information for their own personal interest. ध्यान से देखिए, price-sensitive information for their own personal interest. Adequate public disclosure, ठीक है, were also not to made. पब्लिक डिस्क्लोजर उसने नहीं किया और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसको बता रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं उसको। सेबी इज कंसिडरिंग एक्शन अगेंस्ट दिस डायरेक्टर, ठीक है ना, और सेबी ने डायरेक्टर के अगेंस्ट वो ले लिया। तो आप इसमें बताना कौन सा मेल प्रैक्टिस यूज हो रही है। तो आप इसमें पता लग रहा है कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है। मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। और इसमें दो वैल्यू बतानी है। दो वैल्यू मीन्स एक तो उसको अपने जो इंटरेस्ट है उसके इन्वेस्ट को प्रोटेक्शन करना चाहिए, ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज करनी चाहिए। तो पहला तो ये देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। और दूसरा उसने पब्लिक डिस्क्लोज नहीं किया गया जो एडुकेटली करना चाहिए था। तो मीन्स वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी उसने मेंटेन नहीं की, तो ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमारे डायरेक्टर को फॉलो करने चाहिए थे, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन में पूछा है आपको। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 7। A company require of 2 crore for inventory, payment of wages, salary, maintain banking balance. अब आपको ये बताइए, सजेस्ट विच मार्केट, फाइनेंस मार्केट, कौन सा फाइनेंस मार्केट को अप्रोच करेंगे। कौन सा फाइनेंस मार्केट मीन्स कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उस तरह की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंस मार्केट आपको पता है दो होते हैं। तो आप देखिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इन्वेंटरी, वेजेस की पेमेंट, ये सारी कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन सा मार्केट होता है, मनी मार्केट, ठीक है। तो बताना है कि क्यों, क्योंकि वहां पे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, बिकॉज देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं जिसके थ्रू आपको वो मिलता है। तो हमने पढ़े थे इसके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारे ने क्लास अपलोड की थी स्पेशल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमने 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे।
अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इनको देख लीजिएगा। कॉल मनी हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल, फिर हमने पढ़ा था कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने पढ़ा था, कमर्शियल बिल पढ़ा था, इसको हम ट्रेड बिल भी बोलते थे, ठीक है ना। तो ये सारे हमने 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं मनी मार्केट के। तो आपको ये बताना है कि फाइनेंस रेज करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेम द कंसेप्ट विच सेपरेट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये एक नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आप उस कंसेप्ट को बताइए जिसमें ओनरशिप और कंट्रोल को अलग अलग कर दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो मैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन में नहीं आया था, कंसेप्ट में नहीं आया था। और नेम ऑफ द बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये तो आपको पता ही है कि बॉडी कौन सी है, बॉडी तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ऑब्जेक्टिव रेगुलेटर बॉडी के ऑब्जेक्टिव बताइए। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने एक क्लास लगा रखी है स्पेशल, आई थिंक क्लास नंबर 6 है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी का, तो आप वहां से देख लीजिए इसके ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है फर्स्ट कि इस कंसेप्ट का नाम क्या, तो इसके लिए हम केस स्टडी पढ़ते हैं। फ्यू ईयर एगो देयर वर मैनी मेल प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड एंड स्कैम वर टेकिंग प्लेस इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ऑल दिस अफेक्टेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है वो अफेक्टेड होता है, उसको लगता है कि यार इनको तो ये करना है, तू क्यों यहाँ बर्बाद हो रहा है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। कॉन्फिडेंस, फेथ, ट्रस्ट सब कुछ उसका इफेक्ट होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू सेट अप ए सेपरेट बॉडी जिसका नाम था सेबी फॉर दिस पर्पज, हु वाज गिवन कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। वो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। दिस सेपरेटेड ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या कर दिया, ओनरशिप और कंट्रोल उसका अलग अलग कर दिया। तो इस जो प्रोसेस है, इस जो कंसेप्ट है, इसका नाम होता है डीम्यूचुअलाइजेशन। म्यूचुअलाइजेशन में होता है दोनों को एक करना, म्यूचुअल करना, और डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब होता है दोनों को अलग अलग करना। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, डीम्यूचुअलाइजेशन, ठीक है ना। म्यूचुअल जो वर्ड है उसका अपोजिट है ये, ठीक है ना। तो डी MUTUCLI मीन्स डी म्यूचुअलाइजेशन, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग पढ़ोगे तो याद हो जाएगा वर्ड, इतना टिपिकल नहीं है। म्यूचुअल में से होता है एक साथ लेके आना, और जब अलग अलग करना उसको बोलते हैं डी म्यूचुअलाइजेशन, ओके। तो ये हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डीम्यूचुअलाइजेशन आपने पढ़ा नहीं कंसेप्ट में, अब यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है। केस स्टडी नंबर 9। केस स्टडी देखिए, कभी घबराना नहीं है कि बड़ी केस स्टडी है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी 2 फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी। सेबी के 2 फंक्शन बतानी है। हमने क्लास लगाई थी फंक्शन ऑफ सेबी, आपने देखी होगी। उस क्लास में हमने 3 फंक्शन लिखे थे मेनली। कौन कौन से फंक्शन थे, एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शन था, एक रेगुलेटरी था, एक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग था। 3 टाइप के फंक्शन है, इसमें से कोई भी 2 फंक्शन आपको ऊपर केस स्टडी को पढ़ के लिखने हैं। तो चलते हैं केस स्टडी में। मिस्टर हरिओम वाज द चेयरमैन ऑफ IBM बैंक। The bank was earning good profit. Shareholders were happy and the bank was paying a regular dividend. अच्छी बात है। The market price of their share were also steadily rising. The bank was about to announce the taking over of UK bank. Mr. Aryom knew that the share price of IBM would rise on this announcement. कि हमने UK बैंक को टेक ओवर कर लिया, और जैसे उसको पता था कि जैसे हम अनाउंस करेंगे ये हमारे शेयर क्या होंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, ऐसी कोई न्यूज आती है मार्केट में, कोई टेक ओवर कर लिया, ये कर लिया, तो फिर उस कंपनी के शेयर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। लोगों को वहां से उम्मीद दिखने लग जाती है। Being a part of the bank, he was not allowed to buy share of the bank.
ही कॉल्ड वन ऑफ हिज रिच फ्रेंड, उसे अपने फ्रेंड को बुलाया करण को, एंड आस्क हिम टू इन्वेस्ट 4,000 करोड़ इन द शेयर ऑफ हिज बैंक, प्रॉमिस हिम द कैपिटल गेन। अब क्या हुआ, अब जो मिस्टर हरिओम है उसको पता है कि शेयर मार्केट बढ़ेगा, लेकिन वो अलाउड नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया करण को और बोला कि 4 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर लें और कैपिटल गेन कमा, अब तुम भी खा और मुझे भी खिला। समझ में आया क्या स्टोरी है? एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द अनाउंसमेंट द शेयर प्राइस वेंट बाय 50%, और जैसा कि पहले से पता था कि जैसे अनाउंसमेंट हुई शेयर बढ़ गया। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ करंट शेयर वाज नाउ 6 करोड़। अब देखो उसका 4 करोड़ से कितने रुपए पहुंच गया, 6 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, करण अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़, ही गिव 1 करोड़ टू हरिओम एंड केप्ट 1 करोड़ विथ हिम। तो 50-50 कर लिया उन्होंने कि 1 करोड़ मैं रख लूं, 1 करोड़ उस बंदे को दे दूं जिसने मुझे तरीका बताया था। On regular inspection and by conducting inquiry of the broker involved, the SEBI was able to detect the irregularity. देखो रेगुलर इंस्पेक्शन और कंडक्टिंग इंक्वायरी, ये कौन सा फंक्शन होता है सेबी का? सेबी का रोल यहाँ आया, तो सेबी का कौन सा फंक्शन होता है कि सेबी ये, ठीक है, ये होता है सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो सही हो रही है नहीं हो रही है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है, ठीक है ना, वो क्या करता है रेगुलर इंस्पेक्शन करता है, कंट्रोल करता है। तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस में आते हैं, आपने पढ़ा होगा। और सेबी इम्पोज ए हेवी पेनल्टी ऑन हरिओम, उसने पेनल्टी लगा दी हरिओम के ऊपर। क्यों लगा दी? क्योंकि उसने क्या किया, फ्रॉड किया है, फ्रॉड किया उसने। ठीक है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग करी है उसने। ठीक है ना, अपने फ्रेंड को बताया। और ये सारे जो बातें होती है कौन से फंक्शन में आती है, आपको याद होगा FIRE, हमने पढ़ा था अच्छे से। तो कौन सा फंक्शन होता है ये होता है भाई प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो बस बता दीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है। एक तो यहाँ पे रेगुलेटरी फंक्शन की बात हो रही है, अंडरलाइन करके बता दीजिए, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड कंडक्टिंग इंक्वायरी। ठीक है, और एक प्रोटेक्टिव फंक्शन में लिख दीजिए कि इम्पोज ए हेवी पेनल्टी ऑन हरिओम फॉर दिस इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है ना, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है, ऐसा होता है, लेकिन सेबी इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्योंकि उसका काम है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो किस मिनट से ये केस स्टडी नंबर 9 होगी। चलते हैं केस स्टडी नंबर 10। Name and explain the segment of capital market being approached by company। कैपिटल मार्केट सेगमेंट की बात हो रही है, और कैपिटल मार्केट का सेगमेंट कौन सा है देखते हैं इसको। आइडेंटिफाई द 2 मेथड ऑफ फ्लोटेशन यूज बाय द कंपनी। यहाँ फ्लोटेशन के मेथड पूछे हैं जो कंपनी यूज कर रही है। आपको पता है फ्लोटेशन के कितने मेथड होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन में। इनकॉर्पोरेटेड इन 1990, रोहन डेयरी लिमिटेड, बहुत पुरानी फर्म है रोहन की, इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ डेयरी बेस्ड ब्रांडेड फूड इन इंडिया। इन द इनिशियल ईयर इट्स ऑपरेशन वर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क। स्टार्टिंग में वो सिर्फ मिल्क में काम करता था, बट ओवर द ईयर इट has gained a reasonable market share by offering a diverse range of dairy based product। ठीक है ना, डाइवर्सिटी ला दी उसने, इंक्लूडिंग फ्रेश मिल्क, फ्लेवर्ड योगर्ट, आइसक्रीम, बटर मिल्क, चीज, घी, मिल्क पाउडर एटसेट्रा। मीन्स उसने डिफरेंट प्रोडक्ट में अपनी डीलिंग स्टार्ट कर ली, एक मार्केट को डाइवर्सिफाई कर लिया in order to raise fund to finance its expansion plan। Rohan Dairy Limited has decided to approach a capital market through a mix of offer for sale for 4 crore rupees share and public issue of 2 crore shares। ठीक है, in context of above। तो ये कह रहा है कि उसने कैपिटल मार्केट का अप्रोच किया, और कैपिटल मार्केट में वो
देखो जब कंपनी पहली बार कोई पैसा लेना चाहती है ना, तो वो हमेशा प्राइवेट जो प्राइमरी मार्केट है उसी में ही चाहिए, ठीक है ना। उसको हम सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोल सकते। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ इन्वेस्टर के लिए होता है, कंपनी के लिए नहीं होता। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, बार बार इसकी केस स्टडी मिलेगी आपको। तो कंपनी को एक्सपेंशन करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और कैपिटल मार्केट का सेगमेंट पूछा, तो कैपिटल मार्केट का जो सेगमेंट होता है वो कौन सा होगा, प्राइमरी मार्केट होगा हमेशा, ठीक है ना। वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगी नहीं। सेकेंडरी मार्केट में हमेशा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में डीलिंग होती है, न्यू सिक्योरिटी में नहीं होती। जबकि एक्सपेंशन करेंगे तो न्यू सिक्योरिटी आएगी ना। तो पहले तो आपको उसने पूछा है कि आप बताइए सेगमेंट का नाम बताइए, तो सेगमेंट का नाम हम बता देंगे कि प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा वो कहता है दो फ्लोटेशन मेथड कौन से है, तो ये आपको दिख रहा है, एक तो ऑफर फॉर सेल और दूसरा यहाँ पे है पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। पब्लिक इश्यू लिखा है मीन्स ये प्रोस्पेक्ट के थ्रू ही होता है। तो बस ये आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है और दोनों में कोई एक डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिफरेंस यही है कि ऑफर फॉर सेल होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। हम एक इंटरमीडियरी अपॉइंट करते हैं, उसके थ्रू पब्लिक ऑफर करते हैं, जबकि पब्लिक इश्यू में प्रोस्पेक्ट के थ्रू ऑफर करते हैं। तो ये इसका मीनिंग भी हो जाएगा, एक्सप्लेन भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। अल्टीमेट एग्जाम में आप अच्छे नंबर भी लिया हुए, ठीक है। तो हमारा केस स्टडी नंबर 10 हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 11। पहला तो उसने पूछा है व्हाट इज द डीमैट अकाउंट। तो आप बता दीजिए डीमैट अकाउंट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, वेयर वी कैन डिपॉजिट वी कैन विथड्रॉ। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो घबराना नहीं है, केस स्टडी को पढ़ के ऊपर 20 लाइन दे रखी है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। दूसरा पूछा नेम द डॉक्यूमेंट दैट इज इलीगली इन्फोर्सेबल एंड हेल्प टू सेटल द क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ब्रोकर। तो वैसे अगर हम उस ऊपर केस स्टडी को ना पढ़े तो भी हमें काम चल जाएगा, लेकिन हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। देखिए, अमित वर्क्स एज ए मैनेजर इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी। He opened a डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन किसके थ्रू किया जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, जो कोई बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। और डीमैट अकाउंट में जो हम डिपॉजिट कराते हैं अपनी सिक्योरिटी को, उसकी प्रोसेस का नाम होता है डीमैटेरियलाइजेशन, ठीक है। तो ये तीन बातें एक दूसरे के साथ में याद रखना, डीमैट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डीमैटेरियलाइजेशन, ठीक है। With a booking house in order to trade in security with the money he received as his first performance bonus. Since then he has been very active in stock trading under the guidance of the stock broker, ठीक है। However, when अब क्या हुआ देखिए, when he was hospitalized for a few days this year, वो बीमार हो गया, his wife Amita received several calls from his stock broker for permission to transact on अमित बिहाफ। उसके ब्रोकर ने उसको कॉल किया कि अमित की बिहाफ है वो कॉल कर लें। तो she told him to wait till her husband had recovered। उसने कहा कि अभी वेट कर लो, अभी हॉस्पिटलाइज हैं मिस्टर अमित। The stock broker went ahead and executed the transaction। स्टॉक ब्रोकर ने क्या किया, उसके ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। When Amit got home from hospital, he discovered that the unauthorized transaction had led to a loss for him। अब आप बताइए कि उसके स्टॉक ब्रोकर ने उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट कर दिया, उसका बिना ऑर्डर दिए ही, तो क्या ये ऑथराइज है ट्रांजेक्शन? आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या यह ट्रांजेक्शन ऑथराइज है? क्या हम इन्वेस्टर के बिना ऑर्डर पे स्टॉक ब्रोकर एग्जीक्यूट कर सकता है ट्रांजेक्शन को? नहीं कर सकता। वेरी गुड, क्योंकि उसके लिए उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। अमित कंप्लेन टू द बुकिंग हाउस बट दे क्लेम ही हैड ऑथराइज द ट्रांजेक्शन। लेकिन वो कहते हैं उसने ऑथराइज किया गया। अब उसके बीच में क्या गया, डिस्प्यूट आ गया। कीपिंग इन न्यू द गाइडेंस इशू बाय द एनएससी दैट ही हैड रीड इन द नेशनल न्यूज़पेपर, अमित डिमांडेड प्रूफ एंड थ्रेटन्ड to file a complaint since the broking house had no evidence
that the deal had been authorized, they made good the loss that ये कहाँ से आ गया, that he had incurred due to the transaction। तो अब इसमें देखिए डिस्प्यूट हो रहा है, और जब कोई डिस्प्यूट होता है तो बताइए ऐसा कौन सा एविडेंस होता है जिसके थ्रू हम अपने ट्रांजेक्शन को एथराइज कर सकते हैं कि भैया मैंने नहीं करवाई, आपने धक्के से कर दी। तो वो होता है भाई कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसमें हम लिखते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू किया है तो ठीक है ना, वहाँ पे सब कुछ कॉपी होगा, लेकिन अगर बिना कुछ कहे ही हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कौन सा जो डॉक्यूमेंट है जो लीगली इन्फोर्सेबल कर सकते हैं हम, ठीक है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट का हमने मीनिंग पढ़ा था, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 डिलीवर करना होता है, ये सारी चीजें, ठीक है ना, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ओके, तो 11th केस स्टडी हो चुकी है आपकी। 12th केस स्टडी करते हैं, आज की लास्ट केस स्टडी और इस चैप्टर की केस स्टडी। हम एग्जाम टाइम में एक सीरीज और लेके आएंगे केस स्टडी की, ठीक है। देखिए केस स्टडी नंबर 12, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स। पहले तो आप पूछा क्या, देखिए दैट शुभ बैंक विल यूज टू मीट हिज शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहिए वो बताना है, और फिर उसके 3 फीचर्स बतानी है। तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स मतलब किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है मनी मार्केट की। तो मनी मार्केट में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इन 5 को अपन दिमाग में फिट करके केस स्टडी पढ़िए, क्वेश्चन कंप्लीट जाए। ड्यूरिंग नवरात्रा चौकसी फर्टिलाइजर ए डील टू बाय ए न्यू हाउसेज, सो सी विजिट ए नियर बाय ब्रांच ऑफ शुभ बैंक to withdraw 10 lakh from her account in order to pay the token money to the seller। टोकन मनी जानते हो क्या होता है स्टूडेंट्स? टोकन मनी होता है जब हम घर लेते हैं तो कुछ पैसे हमें स्टार्टिंग में एडवांस देने पड़ते हैं, ठीक है, अपनी बुकिंग के लिए, तो उसको टोकन मनी बोलते हैं। इन द बैंक सी ऑब्जर्व दैट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर आर प्रेजेंट टू मेक कैश विद एंड्रो, प्रोबेबली बिकॉज इट इज एन auspicious time to make purchase। ठीक है ना। After some time, see over here one of the bank staff member telling his colleagues that today शुभ बैंक is likely to fall short of cash, कि आज शुभ बैंक के पास ना पैसे कम रहेंगे। होता है कई बार क्या होता है, सारे पैसे निकालने वाले आ जाते हैं, दिन ही ऐसा आ जाता है बैंक वालों के लिए, तो सारे विड्रॉ करने वाले आ जाते हैं, जमा कराने वाले नहीं आते, तो इससे क्या होता है, शॉर्टफॉल हो जाता है कैश का। And so make up for the deficit and maintain the cash reserve ratio, it will have to approach another bank। तो दूसरे बैंक से उसने कुछ पैसे लिए अपने कैश रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। तो अब बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है? हमने 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, जिसमें से इंटर बैंक इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ा था जिसका नाम था कॉल मनी और शॉर्ट नोटिस मनी। याद आया कुछ? हाँ जी आया जी। तो अब आप इसके फीचर्स लिख दीजिए 3। एक फीचर तो परमानेंट फीचर है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है, फॉर मैक्सिमम 1 ईयर होता है। एक फीचर तो ये फाइनल है, दूसरा इंटरबैंक के बीच में होता है, तीसरा हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए होता है, बैंक के द्वारा यूज किया जाता है। तो बहुत सारी फीचर्स हमने 4-5 पढ़ी थी, वो आपको अभी फीचर इसमें से लिख दीजिएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, फाइनेंस मार्केट आपका कंप्लीट हो चुका है इन ऑल एस्पेक्ट्स, इवन कंसेप्ट, और कंसेप्ट के रिगार्डिंग हमने केस स्टडी कोशिश की है आपको बताने की, ठीक है। आप इन केस स्टडी करोगे तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, पीछे के कंसेप्ट का रिवीजन लगेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे हमारे कंसेप्ट की, जिसमें हम कुछ नया टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।